चैप्टर 7 पुनरावृत्ति। मुझे यकीन नहीं था कि मैं यहाँ क्या कर रहा था। क्या मैं खुद को ज़ोंबी स्तूप में वापस धकेलना चाहता था? क्या मैं मसोचिस्ट बन गया था या यातना के लिए स्वाद विकसित किया था? मुझे सीधे लापुश जाना चाहिए था। मैं जेकब के आसपास बहुत बहुत स्वस्थ महसूस करता था। यह एक स्वस्थ चीज़ नहीं थी, लेकिन मैं धीरे धीरे उस उगी हुई गली में गाड़ी चलाता रहा, पेड़ों के बीच से घूमता हुआ, जो मेरे ऊपर एक हरे जीवंत सुरंग की तरह झुके हुए थे। मेरे हाथ कांप रहे थे, इसलिए मैंने स्टीयरिंग व्हील पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। मुझे पता था कि मेरे ऐसा करने का एक कारण वह दुर्स्वप्न था। अब जबकि मैं वास्तव में जाग चुका था, सपने की शून्यता मेरी नसों को कुतर रही थी, जैसे कोई कुत्ता हड्डी को कुतर रहा हो। खोजने के लिए कुछ था, अप्राप्य और असंभव, बेपरवाह और विचलित, लेकिन वो कहीं बाहर था। मुझे उस पर विश्वास करना था। दूसरा हिस्सा था स्कूल में आज महसूस की गई दोहराव की अजीब भावना, तारीख का संयोग। यह एहसास कि मैं फिर से शुरू कर रहा हूँ, शायद उसी तरह जैसे मेरा पहला दिन बीतता अगर मैं उस दोपहर कैफेटेरिया में सबसे असामान्य व्यक्ति होता। ये शब्द मेरे दिमाग में बेसुरे घूम रहे थे, जैसे मैं उन्हें बोलते हुए नहीं बल्कि पढ़ रहा था। ऐसा लगेगा जैसे मैं कभी अस्तित्व में ही नहीं था। मैं यहाँ आने के अपने कारण को सिर्फ 2 भागों में बांटकर खुद से झूठ बोल रहा था। मैं सबसे मजबूत प्रेरणा को स्वीकार नहीं करना चाहता था, क्योंकि यह मानसिक रूप से अस्वस्थ था। सच तो ये था कि मैं उसकी आवाज़ फिर से सुनना चाहता था, जैसे कि शुक्रवार की रात को अजीब भ्रम में था। उस संक्षिप्त क्षण के लिए, जब उसकी आवाज़ मेरी चेतना की स्मृति के अलावा मेरे किसी अन्य हिस्से से आई थी, जब उसकी आवाज़ मेरी यादों से निकलने वाली फीकी प्रतिध्वनि के बजाय एकदम सही और मधुर थी, मैं बिना दर्द के याद करने में सक्षम था। यह ज्यादा समय तक नहीं रहा, दर्द ने मुझे जकड़ लिया था, क्योंकि मुझे यकीन था कि यह इस मूर्ख के काम के लिए होगा। लेकिन वे अनमोल क्षण जब मैं उसे फिर से सुन सकता था, एक अनूठा आकर्षण थे। मुझे अनुभव को दोहराने का कोई तरीका खोजना था, या शायद बेहतर शब्द था एपिसोड। मुझे उम्मीद थी कि डेजा वू ही इसकी कुंजी है, इसलिए मैं उसके घर जा रहा था, एक ऐसी जगह जहां मैं कई महीनों पहले अपनी दुर्भाग्यपूर्ण जन्मदिन पार्टी के बाद से नहीं गया था। घने, लगभग जंगल जैसे पेड़ धीरे धीरे मेरी खिड़कियों के पास से रेंगते हुए निकल रहे थे। गाड़ी आगे बढ़ती जा रही थी। मैं तेजी से आगे बढ़ने लगा और बेचैन होता जा रहा था। मैं कितनी देर से गाड़ी चला रहा था? क्या मुझे अब तक घर नहीं पहुंच जाना चाहिए था? गली इतनी घनी थी कि वह जानी पहचानी नहीं लग रही थी। अगर मैं इसे न पा सका तो क्या होगा? मैं कांप उठा। अगर कोई ठोस सबूत ही न मिला तो क्या होगा? फिर पेड़ों में वह दरार आ गई जिसकी मुझे तलाश थी, लेकिन ये पहले की तरह स्पष्ट नहीं थी। यहाँ की वनस्पतियाँ बिना सुरक्षा के छोड़ी गई किसी भी जमीन को वापस पाने के लिए ज्यादा इंतजार नहीं करती। ऊंची फर्न घर के आसपास के घास के मैदान में घुस गई थी, देवदार के पेड़ों के तने और यहाँ तक कि चौड़े बरामदे से भी टकरा रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे लॉन कमर तक हरी, पंखदार लहरों से भर गया हो। और घर तो था, लेकिन वह पहले जैसा नहीं था। हालांकि बाहर कुछ भी नहीं बदला था, खाली खिड़कियों से खालीपन चीख रहा था। ये डरावना था। जब से मैंने सुंदर घर देखा था, पहली बार ऐसा लगा कि यह पिशाचों के लिए एक उपयुक्त अड्डा है। मैंने ब्रेक मारा और दूसरी तरफ देखने लगा। मैं आगे जाने से डर रहा था, लेकिन कुछ नहीं हुआ। मेरे दिमाग में कोई आवाज़ नहीं आई, इसलिए मैंने इंजन चालू छोड़ दिया और फर्न सागर में कूद गया। शायद शुक्रवार की रात की तरह अगर मैं आगे बढ़ता। मैं धीरे धीरे बंजा, खाली चेहरे के पास पहुंचा। मेरा ट्रक मेरे पीछे एक सुकून भरी गर्जना कर रहा था। मैं पोर्च की सीढ़ियों पर पहुंचकर रुक गया, क्योंकि यहाँ कुछ भी नहीं था। उनकी उपस्थिति का कोई एहसास नहीं था। उसकी उपस्थिति का। घर यहाँ पक्का था, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं था। इसकी ठोस वास्तविकता दुर्स्वप्नों की शून्यता का प्रतिकार नहीं कर सकती थी। मैं और करीब नहीं गया। मैं खिड़कियों में नहीं देखना चाहता था। मुझे यकीन नहीं था कि कौन सी खिड़की से देखना मुश्किल होगा। अगर कमरे खाली होते, फर्श से छत तक
खालीपन गूंजता तो यह निश्चित रूप से दुखदाई होता। मेरी दादी के अंतिम संस्कार की तरह, जब मेरी माँ ने जोर देकर कहा था कि मैं अंतिम संस्कार के दौरान बाहर रहूं। उसने कहा था कि मुझे दादी को उस तरह से देखने की ज़रूरत नहीं है, उन्हें उस तरह से याद करने की, बजाय इसके कि मैं उन्हें जीवित देखूं। लेकिन अगर कोई बदलाव न हो तो क्या ये और भी बुरा नहीं होगा? अगर सोफे वैसे ही रखे रहें जैसे मैंने उन्हें आखिरी बार देखा था। दीवारों पर बनी पेंटिंग्स और भी खराब हैं, पियानो अपने निचले मंच पर। ये घर के पूरी तरह से गायब हो जाने के बाद दूसरा सबसे बड़ा झटका होगा, ये देखने के लिए कि कोई भी भौतिक संपत्ति नहीं थी जो उन्हें किसी भी तरह से बांधती हो, कि सब कुछ उनके पीछे अछूता और भूला हुआ रह गया। मेरी तरह मैंने खालीपन की तरफ पीठ फेर ली और अपने ट्रक की तरफ भागा। मैं लगभग भाग गया था। मैं वहां से चले जाने के लिए, वापस इंसानों की दुनिया में जाने के लिए बेचैन था। मैं बहुत खाली महसूस कर रहा था और मैं जेकब से मिलना चाहता था। शायद मैं एक नई तरह की बीमारी, एक और लत विकसित कर रहा था, जैसे कि पहले सुन्नता थी। मुझे परवाह नहीं थी। मैंने अपने ट्रक को जितनी तेजी से हो सके उतनी तेजी से धकेला और अपनी लत की तरफ बढ़ गया। जेकब मेरा इंतजार कर रहा था। उसे देखते ही मेरी छाती ढीली पड़ गई, जिससे सांस लेना आसान हो गया। अरे बेला, उसने पुकारा। मैं राहत में मुस्कुराया। अरे जेकब, मैंने बिली की ओर हाथ हिलाया, जो खिड़की से बाहर देख रहा था। चलो काम पर लग जाएं, जेकब ने धीमी लेकिन उत्सुक आवाज में कहा। मैं किसी तरह हंसने में सक्षम थी। क्या तुम वाकई मुझसे ऊब नहीं गए हो? मैंने सोचा, वो खुद से पूछने लगा होगा कि मैं कंपनी के लिए कितनी बेताब थी। जेकब ने घर के चारों ओर से होते हुए अपने गैराज तक का रास्ता दिखाया। नहीं, अभी नहीं। कृपया मुझे बताएं कि कब मैं आपको परेशान करने लगूं। मैं आपके लिए परेशानी का कारण नहीं बनना चाहता। ठीक है, वो हंसा, गले से निकली आवाज। हालांकि मैं इसके लिए आपकी सांस नहीं रोकूंगा। जब मैं गैराज में गया तो लाल रंग की बाइक खड़ी देखकर हैरान रह गया। वह धातु के टुकड़े की बजाय मोटरसाइकिल जैसी लग रही थी। जैक, तुम अद्भुत हो। मैंने सांस ली। वह फिर से हंसा। जब मेरे पास कोई प्रोजेक्ट होता है तो मैं जुनूनी हो जाता हूँ। उसने कंधे उचकाए। अगर मेरे पास थोड़ी भी बुद्धि होती तो मैं उसे थोड़ा खींचता। क्यों? उसने नीचे देखा, इतनी देर तक रुका कि मुझे आश्चर्य हुआ कि क्या उसने मेरा सवाल नहीं सुना। अंत में उसने मुझसे पूछा, बेला, अगर मैं तुमसे कहूं कि मैं इन बाइकों को ठीक नहीं कर सकता, तो तुम क्या कहोगी? मैंने भी तुरंत कोई उत्तर नहीं दिया और उसने मेरी अभिव्यक्ति देखने के लिए ऊपर देखा। मैं कहूँगा, ये बहुत बुरा है, लेकिन मुझे यकीन है कि हम कुछ और कर सकते हैं। अगर हम वाकई हताश हो गए, तो हम होमवर्क भी कर सकते हैं। जेकब मुस्कुराया और उसके कंधे ढीले पड़ गए। वह बाइक के पास बैठ गया और एक रिंच उठाया। तो तुम्हें लगता है कि जब मैं काम पूरा कर लूँगा तब भी तुम आओगे? क्या आपका यही मतलब था? मैंने अपना सिर हिलाया। मुझे लगता है कि मैं आपके बहुत कम कीमत वाले यांत्रिक कौशल का फ़ायदा उठा रहा हूँ। लेकिन जब तक आप मुझे आने देंगे, मैं यहाँ रहूँगा। क्या आप क्विल को फिर से देखने की उम्मीद कर रहे हैं? उसने चिढ़ाते हुए कहा। आपने मुझे पकड़ लिया। वह हंसा। क्या तुम्हें मेरे साथ समय बिताना वाकई पसंद है? उसने आश्चर्य से पूछा। बहुत, बहुत ज़्यादा, और मैं इसे साबित कर दूंगा। मुझे कल काम करना है, लेकिन बुधवार को हम कुछ गैर यांत्रिक काम करेंगे। कैसा? मुझे कुछ पता नहीं है। हम मेरे घर जा सकते हैं, ताकि तुम जुनूनी होने के प्रलोभन में न पड़ो। तुम अपना स्कूल का काम साथ ला सकती हो। तुम्हें पीछे रहना होगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैं पीछे हूँ। होमवर्क करना एक अच्छा विचार हो सकता है। उसने मुंह बनाया और मुझे आश्चर्य हुआ कि मेरे साथ रहने के लिए वह कितना कुछ अधूरा छोड़ रहा है। हाँ, मैंने सहमति जताई। हमें कभी कभी जिम्मेदारी लेनी होगी, नहीं तो बिली और चार्ली इस मामले में इतने सहज नहीं रहेंगे। मैंने इशारा किया कि हम दोनों एक ही इकाई हैं। उसे यह पसंद आया कि वो मुस्कुराया। सप्ताह में एक बार होमवर्क, उन्होंने प्रस्ताव रखा।
शायद हमें 2 बार लेना बेहतर होगा, मैंने सुझाव दिया, उस ढेर के बारे में सोचते हुए जो मुझे आज ही सौंपा गया था। उसने गहरी सांस ली, फिर उसने अपने टूल बॉक्स से कागज के किराने के थैले तक हाथ बढ़ाया। उसने सोडा के 2 डिब्बे निकाले, एक को खोला और मुझे थमा दिया। उसने दूसरा खोला और औपचारिकता से उसे ऊपर उठाया। ये जिम्मेदारी है, उन्होंने टोस्ट किया। सप्ताह में 2 बार और बीच बीच में हर दिन लापरवाही, मैंने जोर देकर कहा। वो मुस्कुराया और अपना डिब्बा मेरे डिब्बे से छू दिया। मैं तय समय से देर से घर पहुंचा और पाया कि चार्ली ने मेरा इंतजार करने के बजाय पिज्ज़ा ऑर्डर कर दिया था। उसने मुझे माफ़ी मांगने नहीं दिया। मुझे कोई आपत्ति नहीं है, उन्होंने मुझे आश्वस्त किया। वैसे भी तुम्हें खाना पकाने से छुट्टी मिलनी चाहिए। मैं जानता था कि वह इस बात से राहत महसूस कर रहा था कि मैं अभी भी एक सामान्य व्यक्ति की तरह व्यवहार कर रहा था और वह मुझे परेशान नहीं करना चाहता था। मैंने अपना होमवर्क शुरू करने से पहले अपना ईमेल चेक किया तो उसमें रेनी का एक लंबा पत्र था। उसने मेरे द्वारा बताई गई हर बात को विस्तार से बताया, इसलिए मैंने अपने दिन का एक और विस्तृत विवरण भेजा। मोटरसाइकिलों को छोड़कर बाकी सब कुछ। यहाँ तक कि खुशमिजाज रेनी भी इस बात से चिंतित हो सकती थी। मंगलवार को स्कूल में उतार चढ़ाव भरे दिन थे। एंजेला और माइक खुले दिल से मेरा स्वागत करने के लिए तैयार लग रहे थे और मेरे कुछ महीनों के असामान्य व्यवहार को अनदेखा करने के लिए तैयार थे। जेस ज्यादा प्रतिरोधी थी। मुझे आश्चर्य हुआ कि क्या उसे पोर्ट एंजल्स की घटना के लिए औपचारिक लिखित माफी की जरूरत है। माइक काम पर बहुत ही उत्साहित और बातूनी था। ऐसा लग रहा था जैसे उसने सेमेस्टर भर की बातें इकट्ठी कर रखी थीं और अब सब बाहर आ रही थीं। मैंने पाया कि मैं उसके साथ मुस्कुराने और हंसने में सक्षम था, हालांकि यह जेकब के साथ जितना सहज था उतना नहीं था। ये काफी हानिरहित लग रहा था, जब तक कि काम छोड़ने का समय नहीं आ गया। माइक ने खिड़की पर बंद का बोर्ड लगा दिया, जबकि मैंने अपनी बनियान मोड़कर काउंटर के नीचे रख दी। आज रात बहुत मजा आया, माइक ने खुश होकर कहा। हाँ, मैंने सहमति जताई, हालांकि मैं दोपहर का समय गैराज में बिताना पसंद करता। ये बहुत दुखद है कि आपको पिछले सप्ताह फिल्म जल्दी छोड़नी पड़ी। मैं उसकी सोच से थोड़ा उलझन में था। मैंने कंधे उचका दिए। मुझे लगता है कि मैं बस एक काय हूँ। उन्होंने बताया, मेरे कहने का मतलब यह है कि आपको एक अच्छी फिल्म देखनी चाहिए, जिसे देखकर आपको आनंद आए। ओह, मैंने बड़बड़ाते हुए कहा, अभी भी उलझन में था। जैसे कि शायद इस शुक्रवार को मेरे साथ हम कुछ ऐसा देखने जा सकते हैं जो बिल्कुल भी डरावना न हो। मैंने अपना होंठ काटा। मैं माइक के साथ कुछ भी गड़बड़ नहीं करना चाहता था, खासकर तब जब वो उन कुछ लोगों में से एक था जो मुझे पागल होने के लिए माफ करने के लिए तैयार था। लेकिन यह फिर से बहुत ज्यादा जाना पहचाना लगा, जैसे कि पिछले साल ऐसा कभी हुआ ही नहीं था। मैं चाहता था कि इस बार मेरे पास जेस का बहाना हो। डेट की तरह। मैंने पूछा, ईमानदारी शायद इस समय सबसे अच्छी नीति थी। इसे खत्म करो। उन्होंने मेरी आवाज के लहजे को समझा, अगर तुम चाहो तो। लेकिन यह वैसा ही होना जरूरी नहीं है। मैं डेट नहीं करती, मैंने धीरे से कहा, यह एहसास करते हुए कि यह कितना सच था। वो पूरी दुनिया असंभव रूप से दूर लग रही थी, सिर्फ दोस्त के तौर पर। उसने सुझाव दिया। उसकी नीली आंखें अब उतनी उत्सुक नहीं थीं। मुझे उम्मीद थी कि उसका मतलब वाकई ये था कि हम वैसे भी दोस्त बन सकते हैं। यह मजेदार होगा, लेकिन वास्तव में मेरे पास इस शुक्रवार को ही योजनाएं हैं, तो शायद अगले सप्ताह। तुम क्या कर रहे हो? उसने पूछा, लेकिन मैं जितना सहजता से कहना चाहता था, उससे कम सहजता से। होमवर्क। मैंने एक दोस्त के साथ अध्ययन सत्र की योजना बनाई है। ओह, ठीक है, शायद अगले सप्ताह। वो मुझे मेरी कार तक ले गया, पहले से कम उत्साहित। इसने मुझे फोक्स में बिताए अपने पहले महीनों की बहुत स्पष्ट याद दिला दी। मैं पूरा चक्कर लगा चुका था और अब सब कुछ एक प्रतिध्वनि की तरह लग रहा था, एक खाली प्रतिध्वनि जिसमें पहले जैसी दिलचस्पी नहीं थी। अगली रात चार्ली को ये देखकर जरा भी आश्चर्य नहीं हुआ कि जेकब और मैं लिविंग रूम में फर्श पर फैले हुए थे और हमारे चारों ओर किताबें बिखरी हुई थीं।
इसलिए मैंने अनुमान लगाया कि वो और बिली हमारी पीठ पीछे बातें कर रहे थे। अरे बच्चों, उसने कहा, उसकी नज़रें रसोई की ओर चली गईं। मैंने दोपहर में जो लजानिया बनाया था उसकी खुशबू हॉल में फैल रही थी, जबकि जेकब देख रहा था और कभी कभी उसका नमूना भी ले रहा था। मैं अच्छा व्यवहार कर रहा था, सारे पिज्ज़ा का प्रायश्चित करने की कोशिश कर रहा था। जेकब रात के खाने के लिए रुका और बिली के लिए एक प्लेट घर ले गया। उसने अनिच्छा से एक अच्छा खाना बनाने के लिए मेरी बातचीत योग्य उम्र में एक और साल जोड़ दिया। शुक्रवार को गैराज था और शनिवार को न्यूटन में मेरी शिफ्ट के बाद फिर से होमवर्क था। चार्ली को मेरी समझदारी में इतना भरोसा था कि वह हैरी के साथ मछली पकड़ने में दिन बिता सकता था। जब वह वापस आया तो हम सभी इस बारे में बहुत समझदार और परिपक्व महसूस कर रहे थे और डिस्कवरी चैनल पर मॉन्स्टर गैराज देख रहे थे। मुझे शायद जाना चाहिए, जेकब ने आह भरी। मैंने जितना सोचा था उससे कहीं ज्यादा देर हो गई है। ठीक है, मैंने बड़बड़ाते हुए कहा। मैं तुम्हें घर ले चलूंगा। वह मेरी अनिच्छुक अभिव्यक्ति पर हंसे, ऐसा लग रहा था कि वो प्रसन्न हो रहे हैं। कल काम पर वापस जाना है। जैसे ही हम ट्रक में सुरक्षित बैठ गए, मैंने कहा, आप मुझे किस समय आना चाहते हैं? जवाब में उसकी मुस्कुराहट में एक अजीब सी उत्तेजना थी। मैं पहले तुम्हें फ़ोन करूंगा, ठीक है? ज़रूर। मैंने अपने आप पर भौहें सिकोड़ते हुए सोचा कि क्या हुआ। उसकी मुस्कान और चौड़ी हो गई। अगली सुबह मैंने घर की सफाई की और जेकब के फ़ोन का इंतज़ार किया और लेटेस्ट दुर्स्वप्न से छुटकारा पाने की कोशिश की। नज़ारा बदल गया था। पिछली रात मैं फर्म के एक विस्तृत समुद्र में भटक रहा था जिसमें बड़े बड़े हेमलॉक के पेड़ थे। वहाँ और कुछ नहीं था और मैं खो गया था, लक्ष्यहीन और अकेला भटक रहा था, कुछ भी नहीं खोज रहा था। मैं पिछले हफ्ते की बेवकूफ़ी भरी फील्ड ट्रिप के लिए खुद को कोसना चाहता था। मैंने सपने को अपने चेतन मन से बाहर निकाल दिया, उम्मीद है कि यह कहीं बंद रहेगा और फिर से बाहर नहीं निकलेगा। चार्ली बाहर क्रूज़र धो रहा था, इसलिए जब फ़ोन बजा तो मैंने टॉयलेट ब्रश छोड़ दिया और फ़ोन उठाने के लिए नीचे की ओर भागा। हेलो, मैंने हौंफते हुए पूछा। बेला, जेकब ने कहा, उसकी आवाज़ में एक अजीब, औपचारिक लहजा था। अरे जैक, मुझे विश्वास है कि हमारे बीच एक तारीख तय हो गई है, उन्होंने कहा, उनके स्वर में निहितार्थ स्पष्ट थे। मुझे इसे समझने में एक सेकंड लगा। वे तैयार हो गए। मुझे यकीन नहीं हो रहा। क्या सही समय था? मुझे बुरे सपनों और शून्यता से ध्यान हटाने के लिए कुछ चाहिए था। हाँ, वे दौड़ते हैं और सब कुछ करते हैं। जेकब, तुम निस्संदेह सबसे प्रतिभाशाली और अद्भुत व्यक्ति हो जिन्हें मैं जानता हूँ। तुम्हें इसके लिए 10 साल की सजा मिलेगी। ठीक है, मैं अब अधेड़ उम्र का हो गया हूँ। मैं हंसा, मैं ऊपर जा रहा हूँ। मैंने सफाई का सामान बाथरूम काउंटर के नीचे फेंक दिया और अपनी जैकेट उठा ली। जब मैं चार्ली के पास से भागा तो उसने कहा, मैं जैक से मिलने जा रहा हूँ। ये वास्तव में कोई सवाल नहीं था। हाँ, मैंने जवाब दिया और अपने ट्रक में बैठ गया। मैं बाद में स्टेशन पर आ जाऊंगा, चार्ली ने मेरे पीछे से पुकारा। ठीक है, मैंने चाबी घुमाते हुए चिल्लाया। चार्ली ने कुछ और कहा, लेकिन मैं इंजन की गर्जना के कारण उसे स्पष्ट रूप से नहीं सुन सका। ये कुछ इस तरह लग रहा था, आग कहाँ है? हमारे लिए काम आसान बनाने हेतु मैंने अपना ट्रक ब्लैक्स के घर के पास, पेड़ों के पास पार्क किया, ताकि हमारे लिए काम आसान हो जाए। बाइक को चुपके से बाहर निकालने के लिए। जब मैं बाहर निकला तो रंगों की एक झलक ने मेरी नज़र खींची। 2 चमकदार मोटरसाइकिलें, एक लाल, एक काली, एक स्प्रूस के नीचे छिपी हुई थीं, जो घर से अदृश्य थीं। जेकब तैयार था। हर हैंडलबार के चारों ओर एक छोटा सा धनुषाकार नीला रिबन बंधा हुआ था। मैं उस पर हंस रहा था तभी जेकब घर से भाग गया। तैयार हो? उसने धीमी आवाज में पूछा। उसकी आंखें चमक रही थीं। मैंने उसके कंधे पर नजर डाली और बिली का कोई निशान नहीं था। हाँ, मैंने कहा, लेकिन मुझे पहले जैसा उत्साह महसूस नहीं हुआ। मैं वास्तव में खुद को मोटरसाइकिल पर कल्पना करने की कोशिश कर रहा था। जेकब ने बाइकों को आसानी से ट्रक में लाद दिया और उन्हें सावधानीपूर्वक
उनके किनारों पर रख दिया ताकि वे दिखाई न दें। चलो चलें, उसने उत्साह से अपनी आवाज़ हमेशा से ज्यादा ऊंची करते हुए कहा। मुझे सही जगह पता है, वहाँ कोई हमें नहीं पकड़ पाएगा। हम शहर से बाहर दक्षिण की ओर चले गए। जंगल के बीच से होकर मिट्टी की सड़क गुजरती थी, कभी कभी वहाँ सिर्फ पेड़ ही पेड़ होते थे, और फिर अचानक प्रशांत महासागर की एक मनमोहक झलक दिखाई देती थी, जो बादलों के नीचे गहरे भूरे रंग में क्षितिज तक पहुँचती थी। हम किनारे से ऊपर थे, चट्टानों के ऊपर जो यहाँ समुद्र तट की सीमा बनाती थी, और ऐसा लग रहा था कि नज़ारा हमेशा के लिए फैला हुआ है। मैं धीरे धीरे गाड़ी चला रहा था ताकि मैं बीच बीच में समुद्र को सुरक्षित रूप से देख सकूं, क्योंकि सड़क समुद्री चट्टानों के करीब पहुंच रही थी। जेकब बाइक खत्म करने की बात कर रहा था, लेकिन उसका विवरण तकनीकी होता जा रहा था, इसलिए मैं ध्यान नहीं दे पा रहा था। तभी मैंने देखा कि 4 आकृतियां चट्टानी ढलान पर खड़ी थीं, जो खाई के बहुत करीब थी। मैं दूर से नहीं बता सकता था कि वे कितने बूढ़े थे, लेकिन मैंने अनुमान लगाया कि वे पुरुष थे। आज हवा में ठंड के बावजूद वे केवल शॉर्ट्स पहने हुए लग रहे थे। मैंने देखा कि सबसे लंबा व्यक्ति किनारे के करीब आ गया। मैंने अपने आप ही अपनी गति धीमी कर ली, मेरा पैर ब्रेक पैडल पर झिझक रहा था। और फिर उसने खुद को किनारे से फेंक दिया। नहीं, मैंने ब्रेक दबाते हुए चिल्लाया। क्या हुआ? जेकब ने घबराकर चिल्लाकर पूछा। वह आदमी अभी अभी चट्टान से कूद गया। उन्होंने उसे क्यों नहीं रोका? हमें एम्बुलेंस बुलानी होगी। मैंने अपना दरवाज़ा खोला और बाहर निकलने लगा, जिसका कोई मतलब नहीं था। फ़ोन करने का सबसे तेज़ तरीका बिली के पास वापस जाना था। लेकिन मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि मैंने अभी क्या देखा था। शायद अवचेतन रूप से मुझे उम्मीद थी कि मैं बिना विंडशील्ड के शीशे के कुछ अलग देख पाऊंगा। जेकब हंसा और मैं उसे घूरने लगा। वह इतना कठोर, इतना निर्दयी कैसे हो सकता है? वे बस चट्टान पर गोता लगा रहे हैं, बेला। मनोरंजन। लापुश में कोई मॉल नहीं है, तुम्हें पता है। वह मजाक कर रहा था, लेकिन उसकी आवाज़ में एक अजीब सी चिड़चिड़ाहट थी। चट्टान से गोता लगाना, मैंने चकित होकर दोहराया। मैं अविश्वास में देखता रहा क्योंकि एक दूसरा व्यक्ति किनारे पर आया, रुका और फिर बहुत ही सुंदर ढंग से अंतरिक्ष में छलांग लगा दी। वो मुझे अनंत काल तक गिरता हुआ प्रतीत हुआ, अंत में नीचे गहरे भूरे रंग की लहरों में आसानी से कट गया। वाह, ये बहुत ऊंचा है। मैं अपनी सीट पर वापस खिसक गया, अभी भी 2 बचे हुए गोताखोरों को चौड़ी आंखों से देख रहा था। ये 100 फीट होगा। हाँ, हम में से ज्यादातर लोग नीचे से कूदते हैं। वह चट्टान जो चट्टान से लगभग आधी दूरी पर उभरी हुई है। उसने अपनी खिड़की की ओर इशारा किया। उसने जो जगह बताई वह ज्यादा उचित लगी। वे लोग पागल हैं, शायद दिखावा कर रहे हैं कि वे कितने मजबूत हैं। मेरा मतलब है, सच में आज बहुत ठंड है। वह पानी अच्छा नहीं लग सकता। उसने नाराजगी भरा चेहरा बनाया, जैसे कि स्टंट ने उसे व्यक्तिगत रूप से नाराज कर दिया हो। इससे मुझे थोड़ा आश्चर्य हुआ। मुझे लगा होगा कि जेकब को नाराज करना लगभग असंभव था। तुम चट्टान से कूद गए। मुझे हम की याद नहीं आई थी। जरूर जरूर, उसने कंधे उचकाए और मुस्कुराया। यह मज़ेदार है, थोड़ा डरावना, एक तरह की जल्दबाजी। मैंने चट्टानों की ओर देखा, जहां तीसरी आकृति किनारे पर टहल रही थी। मैंने अपने पूरे जीवन में कभी भी इतनी लापरवाही नहीं देखी थी। मेरी आंखें चौड़ी हो गईं और मैं मुस्कुराया। जैक, तुम्हें मुझे चट्टान पर गोता लगाने के लिए ले जाना होगा। उसने मेरी तरफ देखा और उसके चेहरे पर निराशा के भाव थे। बेला, तुम सिर्फ सैम के लिए एम्बुलेंस बुलाना चाहती थी, उसने मुझे याद दिलाया। मुझे आश्चर्य हुआ कि वह इतनी दूर से बता सकता था कि वह कौन था। मैं कोशिश करना चाहता हूँ, मैंने जोर देकर कहा और फिर से कार से बाहर निकलने लगा। जेकब ने मेरी कलाई पकड़ ली। आज नहीं, ठीक है। क्या हम कम से कम गर्म दिन का इंतज़ार तो कर सकते हैं? ठीक है, मैंने सहमति जताई। दरवाज़ा खुला होने के कारण बर्फीली हवा मेरे हाथ पर रोंगटे खड़े कर रही थी। लेकिन मैं जल्दी जाना चाहता हूँ। जल्द ही, उसने आंखें घुमाईं।
कभी कभी तुम थोड़ी अजीब हो जाती हो बेला। क्या तुम्हें ये पता है? मैंने आह भरते हुए कहा, हाँ। और हम ऊपर से कूद नहीं रहे हैं। मैं मंत्रमुग्ध होकर देख रहा था कि कैसे तीसरा लड़का दौड़ता हुआ आगे बढ़ा और खुद को बाकी दो की तुलना में खाली हवा में दूर तक फेंक दिया। वो गिरते समय अंतरिक्ष में मुड़ा और लुढ़का जैसे कि वह था। वह बिल्कुल स्वतंत्र, विचारहीन और पूरी तरह से गैर जिम्मेदार लग रहा था। ठीक है, मैंने सहमति जताई। वैसे भी ये पहली बार नहीं है। अब जेकब ने आह भरी। उन्होंने पूछा, क्या हम बाइक चलाने का प्रयास करेंगे या नहीं? ठीक है, ठीक है, मैंने कहा, चट्टान पर इंतजार कर रहे आखिरी व्यक्ति से नजरें हटाते हुए। मैंने अपनी सीट बेल्ट वापस लगाई और दरवाज़ा बंद कर दिया। इंजन अभी भी चल रहा था और बेकार में गर्जना कर रहा था। हम फिर से सड़क पर चल पड़े। तो वे पागल लोग कौन थे? मैंने सोचा। उसने गले के पिछले हिस्से से घृणा भरी आवाज निकाली, लापुश गैंग। मैंने पूछा, तुम्हारा कोई गिरोह है? मुझे एहसास हुआ कि मैं प्रभावित लग रहा था। मेरी प्रतिक्रिया पर वह एक बार हंसा। ऐसा नहीं है, मैं कसम खाता हूँ, वे हॉल मॉनिटर की तरह खराब हो गए हैं। वे झगड़े शुरू नहीं करते, वे शांति बनाए रखते हैं। उसने नाक भान सिकोड़ी। मका रेज के पास कहीं से एक आदमी था, बड़ा आदमी भी, डरावना दिखने वाला। खैर, ये बात फैल गई कि वह बच्चों को मेथ बेच रहा था और सैमुले और उसके शिष्यों ने उसे हमारी जमीन से भगा दिया। वे सब हमारी जमीन और जनजाति के गौरव के बारे में हैं। ये हास्यास्पद हो रहा है। सबसे बुरी बात यह है कि परिषद उन्हें गंभीरता से लेती है। एम्ब्री ने कहा कि परिषद वास्तव में सैम से मिलती है। उसने अपना सिर हिलाया, चेहरा आक्रोश से भरा हुआ था। एम्ब्री ने ली क्लियरवाटर से ये भी सुना कि वे खुद को रक्षक या ऐसा कुछ कहते हैं। जेकब के हाथ मुट्ठियों में बंधे हुए थे, मानो वह किसी चीज पर वार करना चाहता हो। मैंने उसका ये रूप पहले कभी नहीं देखा था। सैम ओले का नाम सुनकर मैं हैरान रह गया। मैं नहीं चाहता था कि यह मेरे बुरे सपने की तस्वीरें वापस ला दे, इसलिए मैंने खुद को विचलित करने के लिए एक त्वरित टिप्पणी की। आपको वे बहुत पसंद नहीं हैं, क्या ये दिख रहा है? उसने व्यंग्यात्मक लहजे में पूछा। अच्छा, ऐसा नहीं लगता कि वे कुछ बुरा कर रहे हैं। मैंने उसे शांत करने की कोशिश की, उसे फिर से खुश करने की। बस एक गिरोह के लिए कुछ हद तक परेशान करने वाला अच्छा। हाँ, परेशान करने वाला एक अच्छा शब्द है। वे हमेशा दिखावा करते रहते हैं, जैसे कि चट्टान वाली बात। वे ऐसे व्यवहार करते हैं जैसे, मुझे नहीं पता, सख्त लोगों की तरह। मैं पिछले सेमेस्टर में एक बार एम्ब्री और क्विल के साथ स्टो पर घूम रहा था और सैम अपने अनुयायियों जेरेड और पॉल के साथ आया। क्विल ने कुछ कहा, आप जानते हैं कि उसका मुंह कितना बड़ा है, और इसने पॉल को नाराज कर दिया। उसकी आंखें पूरी तरह से काली हो गईं और वह मुस्कुराया नहीं। उसने अपने दांत दिखाए लेकिन वो मुस्कुराया नहीं और ऐसा लग रहा था कि वह इतना गुस्से में था कि वह कांप रहा था या कुछ और। लेकिन सैम ने पॉल की छाती पर अपना हाथ रखा और अपना सिर हिलाया। पॉल ने 1 मिनट तक उसे देखा और शांत हो गया। ईमानदारी से ऐसा लग रहा था कि सैम उसे रोक रहा था, जैसे कि पॉल हमें फाड़ देगा अगर सैम ने उसे नहीं रोका। उसने कराहते हुए कहा, एक खराब पश्चिमी की तरह। तुम, पता है, सैम काफी बड़ा आदमी है, वह 20 साल का है। लेकिन पॉल भी सिर्फ 16 साल का है, मुझसे छोटा है और क्विल जितना मजबूत भी नहीं है। मुझे लगता है कि हम में से कोई भी उसे हरा सकता है। कठोर लोग, मैंने सहमति जताई। मैं इसे अपने दिमाग में देख सकता था जैसा कि उसने वर्णन किया था, और इसने मुझे कुछ याद दिलाया। मेरे पिता के लिविंग रूम में एक साथ बहुत शांत और करीब खड़े 3 लंबे, काले आदमी। तस्वीर तिरछी थी, क्योंकि मेरा सिर सोफे पर टिका हुआ था जबकि डॉक्टर गेरेंडी और चार्ली मेरे ऊपर झुके हुए थे। क्या वह सैम का गिरोह था? मैंने खुद को उन धुंधली यादों से दूर करने के लिए फिर से जल्दी से कहा, क्या सैम इस तरह की चीज़ों के लिए थोड़ा बूढ़ा नहीं हो गया है? हाँ, उसे कॉलेज जाना था, लेकिन वह रुका रहा, और किसी ने भी उसे इसके बारे में कुछ नहीं बताया।
जब मेरी बहन ने आंशिक छात्रवृत्ति ठुकरा दी और शादी कर ली तो पूरी परिषद ने हंगामा मचा दिया। लेकिन अरे नहीं, सैम ओली कुछ भी गलत नहीं कर सकता। उसके चेहरे पर आक्रोश और कुछ अन्य अपरिचित भाव थे जिन्हें मैं पहले पहचान नहीं सका। ये सब वाकई परेशान करने वाला और अजीब लगता है, लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि तुम इसे इतना व्यक्तिगत रूप से क्यों ले रहे हो। मैंने उसके चेहरे पर नजर डाली, उम्मीद थी कि मैंने उसे नाराज नहीं किया होगा। वह अचानक शांत हो गया, साइड विंडो से बाहर देख रहा था। आप बस मोड़ चूक गए, उन्होंने शांत स्वर में कहा। मैंने बहुत चौड़ा यू टर्न लिया जिससे ट्रक लगभग एक पेड़ से टकरा गया, क्योंकि मेरी कार का ट्रक सड़क से आधा नीचे उतर गया था। सूचना देने के लिए धन्यवाद, मैंने बुदबुदाते हुए सड़क पर चलना शुरू किया। माफ करें, मैं ध्यान नहीं दे रहा था। कुछ देर के लिए शांति छा गई। आप यहाँ कहीं भी रुक सकते हैं, उन्होंने धीरे से कहा। मैंने गाड़ी रोकी और इंजन बंद कर दिया। उसके बाद जो सन्नाटा हुआ उसे सुनकर मेरे कान गूंजने लगे। हम दोनों बाहर निकल आए और जेकब बाइक लेने के लिए पीछे की ओर चला गया। मैंने उसके चेहरे के भावों को समझने की कोशिश की। कुछ और भी था जो उसे परेशान कर रहा था। मैंने उसकी नस पर चोट की थी। वह आधे मन से मुस्कुराया और लाल रंग की बाइक को मेरी तरफ धकेला। जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? मुझे ऐसा लगता है। बाइक अचानक मुझे डरावनी और भयावह लगने लगी, क्योंकि मुझे एहसास हुआ कि मैं जल्द ही उस पर सवार हो जाऊंगा। हम धीरे धीरे चले गए, उसने वादा किया। मैंने सावधानी से मोटरसाइकिल को ट्रक के फेंडर पर टिका दिया, जबकि वह अपना सामान लेने गया था। जैक, जब वह ट्रक के पास वापस आया तो मैं झिझक गया। हाँ, क्या बात है जो तुम्हें परेशान कर रही है? सैम वाली बात के बारे में मेरा मतलब है। क्या कोई और बात है? मैंने उसके चेहरे पर नजर डाली। वह मुंह बनाकर खड़ा था, लेकिन वह नाराज नहीं लग रहा था। उसने मिट्टी को देखा और बार बार अपनी बाइक के आगे के टायर पर अपना जूता मारा, जैसे कि वह समय का ध्यान रख रहा हो। उसने आह भरी। ये बस जिस तरह से वे मेरे साथ व्यवहार करते हैं, यह मुझे डराता है। अब उसके शब्द तेजी से निकलने लगे। आप जानते हैं, परिषद को बराबर लोगों से बना होना चाहिए, लेकिन अगर कोई नेता होता तो वह मेरे पिता होते। मैं कभी यह समझ नहीं पाया कि लोग उनके साथ ऐसा व्यवहार क्यों करते हैं। उनकी राय सबसे ज्यादा क्यों मायने रखती है? इसका कुछ लेना देना उनके पिता और उनके पिता के पिता से है। मेरे परदादा एब्राहम ब्लैक हमारे आखिरी प्रमुख थे और वे अभी भी बिली की बात सुनते हैं। शायद इसी वजह से, लेकिन मैं भी बाकी लोगों की तरह ही हूँ। अब तक किसी ने भी मेरे साथ विशेष व्यवहार नहीं किया। ये सुनकर मैं अचंभित रह गया। सैम आपके लिए कुछ खास करता है? हाँ, उसने मेरी ओर परेशान आंखों से देखते हुए सहमति जताई। वह मेरी ओर ऐसे देखता है जैसे वह किसी चीज का इंतजार कर रहा हो, जैसे मैं किसी दिन उसके बेवकूफ गिरोह में शामिल हो जाऊंगा। वो किसी भी दूसरे लड़के से ज्यादा मुझ पर ध्यान देता है। मुझे इससे नफरत है। तुम्हें किसी भी चीज में शामिल होने की जरूरत नहीं है। मेरी आवाज में गुस्सा था। ये बात जेकब को बहुत परेशान कर रही थी और इससे मैं भी क्रोधित हो गया। ये रक्षक खुद को क्या समझते थे? हाँ, उसके पैर ने टायर पर अपनी लय बनाए रखी। क्या मैं बता सकता था कि वहाँ और भी कुछ था? वह भौहें सिकोड़कर इस तरह से ऊपर उठा रहा था कि वो गुस्से की बजाय दुखी और चिंतित लग रहा था। यह एम्ब्री है। वो पिछले कुछ समय से मुझसे बच रहा है। विचार आपस में जुड़े हुए नहीं लग रहे थे, लेकिन मुझे आश्चर्य हुआ कि क्या मैं उसके दोस्त के साथ समस्याओं के लिए जिम्मेदार हूँ। तुम मेरे साथ बहुत समय बिताते हो, मैंने उसे स्वार्थी महसूस करते हुए याद दिलाया। मैं उस पर एकाधिकार कर रही थी। नहीं, ऐसा नहीं है। सिर्फ मैं ही नहीं, क्विल भी ऐसा ही है और हर कोई ऐसा ही है। एम्ब्री ने एक हफ्ते तक स्कूल नहीं छोड़ा, लेकिन जब हमने उसे देखने की कोशिश की तो वह घर पर नहीं था। और जब वह वापस आया तो वह घबराया हुआ लग रहा था, डरा हुआ। क्विल और मैंने दोनों ने उससे ये बताने की कोशिश की कि उसे क्या परेशानी है,
लेकिन उसने हम दोनों में से किसी से भी बात नहीं की। मैंने जेकब को घूरते हुए, अपने होंठ काटते हुए कहा कि वो वाकई बहुत डरा हुआ था। लेकिन उसने मेरी तरफ नहीं देखा। वह अपने ही पैर को रबर पर ऐसे मारता हुआ देख रहा था जैसे वो किसी और का हो। बड़ा हुआ। फिर इस हफ्ते अचानक एम्ब्री सैम और बाकी लोगों के साथ घूमने निकल पड़ा। वह आज चट्टानों पर था। उसकी आवाज़ धीमी और तनावपूर्ण थी। उसने आखिरकार मेरी तरफ देखा। बेला, वे मुझे जितना परेशान करते हैं उससे कहीं ज्यादा उसे परेशान करते हैं। वो उनसे कोई लेना देना नहीं चाहता था और अब एम्ब्री सैम के पीछे पीछे ऐसे घूम रहा है जैसे वो किसी पंथ में शामिल हो गया हो। और पॉल के साथ भी ऐसा ही था, बिल्कुल वैसा ही। वह सैम का बिल्कुल भी दोस्त नहीं था। फिर उसने कुछ हफ्तों के लिए स्कूल आना बंद कर दिया और जब वह वापस आया तो अचानक सैम ने उसे अपना बना लिया। मुझे नहीं पता कि इसका क्या मतलब है। मैं इसे समझ नहीं पा रहा हूँ और मुझे लगता है कि मुझे समझना ही होगा क्योंकि एम्ब्री मेरा दोस्त है और सैम मुझे अजीब तरह से देख रहा है। और वह चुप हो गया। क्या तुमने बिली से इस बारे में बात की है? मैंने पूछा। उसका खौफ मुझ तक फैल रहा था। मेरी गर्दन के पिछले हिस्से में ठंडक दौड़ रही थी। अब उसके चेहरे पर गुस्सा था। हाँ, उसने नाक भान सिकुड़ते हुए कहा। यह मददगार था। उसने क्या कहा? जेकब का हाव भाव व्यंग्यात्मक था और जब वह बोला तो उसकी आवाज़ उसके पिता की आवाज़ की गहरी टोन का मजाक उड़ा रही थी। अभी तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जेकब। कुछ सालों में, अगर तुम नहीं करते। ठीक है, मैं बाद में समझाऊंगा। और फिर उसकी आवाज़ उसकी अपनी थी। मुझे इससे क्या समझना चाहिए? क्या वह ये कहना चाह रहा है कि यह कोई बेवकूफ़ी भरी युवावस्था वयस्कता की बात है? ये कुछ और है। कुछ गड़बड़ है। वह अपना निचला होंठ काट रहा था और अपने हाथों को भींच रहा था। ऐसा लग रहा था कि वह रोने वाला है। मैंने सहजता से अपनी बाहें उसके चारों ओर लपेट ली, उन्हें उसकी कमर के चारों ओर लपेट लिया और अपना चेहरा उसकी छाती से सटा दिया। वह इतना बड़ा था, मुझे ऐसा लगा जैसे मैं एक बच्ची हूँ जो किसी बड़े को गले लगा रही हूँ। ओह, जैक, सब ठीक हो जाएगा। मैंने वादा किया। अगर हालात और खराब हुए तो तुम मेरे और चार्ली के साथ रहने आ सकते हो। डरो मत, हम कुछ सोचेंगे। वो एक पल के लिए स्तब्ध रह गया और फिर उसकी लंबी बाहें झिझकते हुए मेरे चारों ओर लिपट गईं। धन्यवाद, बेला। उसकी आवाज़ सामान्य से ज्यादा भारी थी। हम कुछ देर ऐसे ही खड़े रहे और इससे मुझे कोई परेशानी नहीं हुई, बल्कि मुझे इस संपर्क से सुकून मिला। ये वैसा कुछ भी नहीं था जैसा पिछली बार किसी ने मुझे इस तरह गले लगाया था। ये दोस्ती थी और जेकब बहुत गर्मजोशी से भरा हुआ था। मेरे लिए यह अजीब था, शारीरिक रूप से नहीं बल्कि भावनात्मक रूप से इतना करीब होना, हालांकि शारीरिक रूप से मेरे लिए भी, दूसरे इंसान के लिए भी अजीब था। यह मेरी सामान्य शैली नहीं थी। मैं आमतौर पर लोगों से इतनी आसानी से, इतने बुनियादी स्तर पर जुड़ नहीं पाता। इंसान नहीं, अगर तुम इस तरह से प्रतिक्रिया करने जा रही हो, मैं और भी ज्यादा बार पागल हो जाऊंगा। जेकब की आवाज़ हल्की और सामान्य थी और उसकी हंसी मेरे कानों में गूंज रही थी। उसकी उंगलियां मेरे बालों को छू रही थीं, मुलायम और अनिश्चित। खैर, मेरे लिए ये दोस्ती थी। मैं जल्दी से दूर हट गई, उसके साथ हंसते हुए, लेकिन तुरंत ही चीज़ों को सही परिप्रेक्ष्य में रखने का निश्चय कर लिया। यह विश्वास करना कठिन है कि मैं तुमसे 2 साल बड़ा हूँ, मैंने बड़े शब्द पर जोर देते हुए कहा। तुम मुझे बौने जैसा महसूस कराते हो। उसके इतने करीब खड़े होने पर मुझे उसका चेहरा देखने के लिए अपनी गर्दन को ऊपर उठाना पड़ा। आप भूल रहे हैं कि मैं 40 वर्ष का हूँ। ओह, ये सही है। उसने मेरे सिर पर थपथपाया। तुम एक छोटी सी गुड़िया की तरह हो, उसने मजाक में कहा। एक चीनी मिट्टी की गुड़िया। मैंने आंखें घुमाई और एक कदम पीछे हट गया। चलो एल्बिनो दरारों के बारे में बात शुरू नहीं करते। सच में, बेला, क्या तुम सच में नहीं हो? उसने अपनी लाल भूरी बांह को मेरे बगल में फैलाया। अंतर अच्छा नहीं था। मैंने तुमसे ज्यादा गोरा कभी किसी को नहीं देखा। खैर, सिवाय इसके कि उसने बात बीच में रोकी
और मैंने दूसरी तरफ देखा, ये समझने की कोशिश करते हुए कि वह क्या कहने वाला था। तो क्या हम सवारी करने जा रहे हैं या क्या? चलो करते हैं, मैंने सहमति जताई। आधे मिनट पहले की तुलना में मैं ज्यादा उत्साहित था। उसके अधूरे वाक्य ने मुझे याद दिलाया कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ।